उन फैक्ट्री में बच्चों के नाखून नहीं होते। और एक चीज़ याद रखना, कभी उसी राज्य से लड़की को उसी राज्य में नहीं लाया जाता, अलग राज्य में लाया जाता है। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है विथ मैम पल्लवी घोष। तो आपने इनका काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारी लड़कियों को रेड लाइट से निकालना, उन तो आज मैम से ही जानेंगे मैम की बहुत सारी कहानियाँ। तो स्टार्ट करते हैं मैम। तो मैम, व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब क्या होती है मैम? मतलब आम जनता को अगर हम बताएँ तो क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम जनरली हिंदी में बोलते हैं मानव तस्करी। उसमें क्या होता है, एक इंसान अगले इंसान को बहला-फुसला के किसी और जगह ले जाए, का झांसा देके या प्यार का झांसा देके या शादी के झांसा देके, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो बेसिकली किसी को आप लालच नहीं कह सकते, बट किसी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी को आप ये बोल रहे हो कि आपकी ज़िंदगी हम बेहतर करेंगे। हुँ। ये बोल के अगर आप एक इंसान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, तो उसे हम मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। मैम, आजकल जैसे कि बहुत सारी गरीब लड़कियां होती है, उनके परिवार में कोई कमाने का साधन नहीं, कुछ नहीं। तो मैम, ये उन लड़कियों को ऐसी करके मतलब सस्ते दामों में जाके ऐसी जगह पे बेच देते हैं, दिल्ली के रेड एरिया। मैम, मतलब बाहर भी जाती है बहुत सारी हिंदुस्तान से लड़कियां, ऐसा सुना है। तो मैम, ये वही लड़कियां होती हैं? देखो, डिपेंड करता है कि कहाँ से है लड़कियाँ। पहले तो बात ये है कि जनरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मानव तस्करी में बहुत गरीब लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। फ़ायदा उठाया जाता है मतलब सोचिए आप, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमको कैसे पता बंगाल में एक गाँव में एक लड़की के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अब उसके गाँव से ही कोई होगा, जो इन्फॉर्मेशन देता होगा। तो मुद्दा ये है कि गरीब लड़कियों, गरीब लड़कों का तो फ़ायदा उठाया जाता है, और ये गरीब लड़के और लड़कियाँ बाहर जाना भी चाहते हैं ताकि उनको लगता है वो अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधार पाएँ। एक तो उनको लिया जाता है, दूसरा वो खोजती है नौकरी ऐसी, तो जो ट्रैफ़िकर्स हैं वो तो घूमते रहते हैं, उसी फिराक में रहते हैं, वो मिल जाते हैं, फिर उनको ले जाते हैं। हाँ, इंडिया के बाहर बहुत भेजा जाता है, मिडल ईस्ट में बहुत भेजा जाता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत बेचा जाता है, मोस्टली फॉर प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड मैरिज, फिर आपका क्या बोलते हैं, अलग-अलग व्यापार है। इट्स लाइक ए बड़ा इंडस्ट्री। इट्स ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये नहीं है कि ये देश में सीमित है, ये इंटरनेशनल, मतलब इंटर और इंट्रा कंट्रीज़ में होता है। मैम, जैसे कि आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, आपने 12 साल की उम्र में एक लड़की को ढूंढ के निकाला था। नहीं, ढूँढ के नहीं निकाला था, वो मतलब इंसिडेंट हुआ था। हाँ मैम, तो वो क्या है मैम, वो ज़रा बताइए? तो क्या हुआ था, मैं जब 12 साल की थी, मैं एक बार पश्चिम बंगाल गई थी, तो मैं एक गाँव में गई थी, 2-3 दिन मैंने गाँव में रही, फिर मैं 5वें दिन मुझे एक आदमी मिले जो गाँव में घूम रहे थे, और वो बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है। तो मुझे लगा यार क्या बोल रहे हैं, गायब है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत क्यूरियस थी, मैंने बहुत पूछताछ की, पर गाँव में कोई भी बोल नहीं पाया कि वो लड़की कैसे गायब हो गई। तो वो चीज़, एक इंसिडेंट ऐसा थी जो दिमाग में ना, जैसे बोलता है ना, कुछ चीज़ रह जाती है। तो वो रह गई। उस इंसिडेंट के बाद मैं ढूँढने लगी। आप लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता भी नहीं था तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। मुझे सिर्फ़ पता था मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में। उसी से ही वही एक एंट्री पॉइंट था, बोलते हैं ना, वहीं से शुरू हुआ। मतलब कि आगे मुझे पता भी नहीं था कि मैं फुल टाइम कभी एक्टिविस्ट भी बनूँगी। मुझे लगा था एक इंसिडेंट हुआ, चलो इसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या होता है, कहाँ जाती हैं लड़कियाँ, बट वही एक एंट्री पॉइंट था, वहीं से शुरू हुआ। मैम, फिर इसके बाद मैम, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों मैम 10,000 लड़कियों को निकाला। तो मैम, इनके घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं इन्हें, जब आप जैसे कि ये लोग अपने घर ही जाएँगे वापस। तो मैम, इनके घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर, या मतलब दोबारा ये उसी लाइन में वापस आ जाती है? देखिए, मोस्ट केसेज़ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी ज़िंदगी बहुत बदतर हो जाती है। क्योंकि घर में एक्सेप्ट तो समाज के लिए करते हैं, बट मन से तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। बातें सुनने को मिलता है, अलग-अलग उन पर चुटकुले बनाए जाते हैं, आस-पास के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ बहुत बदतमीज़ी होती है। जिन स्कूल्स में ये लोग पढ़ते हैं, उस स्कूल्स में भी बोला जाता है, इस लड़की से बात मत करना, इस लड़के से बात मत करना, ये गंदे जगह से आई है। तो एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है। जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक मतलब सामाजिक अछूत टाइप ऑफ उसके साथ व्यवहार होना शुरू करता है। ज़्यादा लोग बात नहीं करते, ज़्यादा लोग उनसे कहते नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पीड़ा होती है ना, कम नहीं होती है, कहीं न कहीं बढ़ जाती है। मैम, जैसे कि स्टेट्स है, काफ़ी स्टेट्स है, जैसे मैम बंगाल सबसे पहले आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है। तो मैम, ये स्टेट्स ऐसा माना जाता है कि यहाँ की लड़कियों को आराम से तुम यहाँ पे आपके रेड लाइट्स एरिया में, कोलकाता का रेड लाइट हो गया, दिल्ली का हो गया, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ मिलती है।
मैम नेपाल से भी इम्पोर्ट होके आते हैं यहाँ पे, तो मैम क्या है मतलब ऐसा? देखो मुद्दा ये है कि बिहार से आती है, इतना नहीं आती है। बंगाल से लड़कियाँ आती है, गरीबी है, बहुत कुछ है। लोग गरीब हैं, लोग बेरोज़गार हैं, लोग अनपढ़ हैं और एक चीज़ याद रखना कभी उसी राज्य से लड़की को उसी राज्य में नहीं लाया जाता, अलग राज्य में लाया जाता है। बंगाल से लड़की पुणे जाएगी, दिल्ली जाएगी। हाँ, नेपाल से भी बहुत आती है। हमारे जो दिल्ली रेड लाइट एरिया है उसमें बहुत सारी नेपाली लड़कियाँ हैं, बहुत सारी बंगाली लड़कियाँ हैं और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा ये जो भी लड़कियाँ हैं ना इनको प्यार बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, ये बोल के लाया जाता है। बोलते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छा करेंगे, ये बोल के इनको लाया जाता है। फिर इनको बेच दिया जाता है। इनको जब लाते हैं, तब इनको पता ही नहीं होता कि ये तस्करी के शिकार हैं। जब ये पहुँचते हैं तब भी नहीं पता। जब इनका क्या बोलते हैं मोल-भाव होता है, बिडिंग होती है, सब कुछ होने के बाद इनको पता लगता है इनको किसी ने बेच दिया है। और बहुत सारे केसेज़ में तो ऐसा होता है इनको कुछ पिला देते हैं, खिला देते हैं। जैसे मैंने जितनी लड़कियों को रेस्क्यू किया सब मुझे बोलते हैं दीदी एक लड़के से फ़ोन पे बात हुई, उसने हमें इधर बुलाया, निको पार्क में बुलाया, फिर उसने हमें कुछ खाने को दिया, चाय। चाय पिया, बेहोश हो गए। मतलब फिज़िकली नहीं, हुँ, मतलब जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो, हुँ, लेकिन मैं आपको बोल नहीं पा रही हूँ। हुँ, तो इस तरह से इनको मेंटली मतलब एक वैसा एक ड्रग है जिसके बाद और जब ये पहुँचती है डेस्टिनेशन जैसे दिल्ली जब पहुँची, जब आँख खोली तब पता लगा इनको इनको बेचा गया है। हुँ, तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड रैकेट है। आसान नहीं है इसको तोड़ना। मैम जैसे कि एक हमारे इधर एक कहते हैं कि मतलब दिल्ली का एक जीबी रोड का एक नंबर है 64 नंबर, तो वहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती पुलिस से, कोई मतलब आप आराम से जाके यूज़ करके आप आराम से आ सकते हो। तो क्या सच्चाई है मतलब देखो 24 मुद्दा ये है देखो प्रोस्टिट्यूशन जो होती है, हाँ, वेश्यावृत्ति जो होती है, हाँ, प्रोस्टिट्यूशन में अगर आप अपने बॉडी खुद अगर सेक्स वर्क करो तो ठीक है। हुँ, ये सब लोग बोलते हैं, हुँ, अपने बॉडी से राइट टू बॉडी मुझे हुँ, जो करना है मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं और किसी से धंधा करवाती हूँ वो कानूनी जुर्म है। हाँ, हाँ, जो भी औरतें वहाँ पे आती है, अगर ऐसा बात है कि पुलिस से कोई दिक्कत नहीं हो तो तभी होगी अगर वो मेजर होगी, एडल्ट होगी, हुँ, खुद के मर्ज़ी से करती होगी। लेकिन अगर आप बच्चे से करा रहे हो, तब हुँ, तो दिक्कत है। मैंने खुद 64 में रेड मारा है कितनी लड़कियों को, मैंने निकाला है 64 से। 64 से 64 से, ऐसा कोई बात नहीं है। हुँ, बच्चों को और अगर आप किसी से ज़ोर-ज़बरदस्ती, हुँ, सिर्फ़ बच्चों को नहीं, किसी हुँ, बड़े इंसान को भी अगर ज़ोर-ज़बरदस्ती धंधा करा रहे हो, तो क्राइम है। इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंडर आईटीपीए के अंडर आपको जेल होगा, हुँ, कोटा सील होगा। ऐसे तो बहुत कोटे सील हुए। कोटा सील होगा, मैडम अरेस्ट होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन है कि इन्फॉर्मेशन कितना पुख्ता है और पुलिस के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास क्या अथॉरिटी है? हम जाते हैं, पुलिस जाती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हम जाते हैं लड़की ढूँढने के लिए, पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए जाती है। तो बिना पुलिस के तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप उधर जाके निकल सकते हो, आप उधर जाते हो, आपको सब एडल्ट लड़की मिलती है, हुँ, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? अगर पुलिस जाती है और पुलिस को लड़की बोलती है कि हम अपनी मर्ज़ी से धंधा कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो कुछ बोल नहीं सकते। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि आप इज़िली जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे अडल्ट लड़कियाँ मिलती हैं। जो माइनर लड़की है वो जनरली छुपी हुई रहती है। टनल में छुपा के रखते हैं, वॉल के पीछे छुपा के रखते हैं। अगर पुलिस जाती है तो पीछे सीताराम बाज़ार है वहाँ जाते हैं, डीलक्स जाते हैं, गोलचा सिनेमा जाते हैं। बहुत अलग-अलग जगहों में रखा जाता है और जितने भी छदें होती हैं जीबी रोड में सारे छदे सटे हुए होते हैं। हुँ, आप एक में गए लड़की दूसरे में भागी, अब दूसरे में गए लड़की तीसरे में भागी, तो ऐसे करके चलता रहता हुँ। है। तो मैम जैसे कि माइनर लड़कियाँ आती हैं, तो मैम उन्हें जैसे उठा के लेके आते हैं, उनको कहते हैं हाँ, तुम्हें इसके साथ सोना है, तुम्हें इसके साथ मतलब रात बितानी है। तो चिल्लाती नहीं है मतलब देखो सबसे चिल्ला बड़ी बात है जितनी भी माइनर लड़कियाँ आती है उनको तो ये लोग ड्रग्स देते हैं। हुँ, ड्रग्स देते हैं, दारू पिलाते हैं, तो हुँ, बेहोशी हालत में वो क्या चिल्लाएँगी? मुझे अभी भी याद है मैंने एक लड़की को रेस्क्यू किया था मेरे रेड लाइट एरिया से कबाड़ी बाज़ार से, वो मुझे बोलती है कि दीदी मैं दिन में 2 रॉयल स्टैग पी जाती हूँ, 2 बॉटल ऑफ रॉयल स्टैग और ड्रग्स लेते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स, ओरल ड्रग्स। इंसान जब देखो एक लड़की को अगर 5 से 7 लोगों के साथ सोने के लिए बोला जाए पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो कर ही नहीं सकती, तो इसलिए उसको ड्रग्स दिया जाता है, तो चिल्लाएगी कैसे? और चिल्लाएगी कैसे? उनको डराया जाता है, ज़्यादा चिल्लाओगी मार देंगे, खून कर देंगे, गोली मार देंगे, तो क्या करेंगी? और सबसे बड़ी बात है वो नशे में होती है। जब इंसान नशे में होता है उसको तो कुछ पता ही नहीं लगता और ड्रग्स तुमको पता है, ड्रग्स तो ड्रग्स एक अलग लेवल का नशा होता है। तो ऑफ कोर्स इंटॉक्सिकेटेड रहती है तो आवाज़ कैसे उठाएँगी? तो मैम अभी ऐसा कुछ है कि आपने कितनी मतलब 10,000 तो हमें पता है, जो आर्टिकल्स वगैरह में है, तो मैं ये 10,000 ये इससे ज़्यादा मतलब देखो सीधी बात है मुझे तो पता नहीं था कि मैंने इतने लोगों को निकाला, हाँ, सीरियसली क्योंकि हाँ, मैं गिनती नहीं हूँ। रेस्क्यू करोगे या बैठ-बैठ के गिनोगे? बो मैंने जब पहले संस्था में जिस एनजीओ में काम किया था, उस एनजीओ में कुछ 100 लड़कियों को ही निकाला होगा।
उसके बाद ही मेन शुरू हुआ, 2015-16 में मैंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैं पुलिस के साथ काम करने लगी, मैं अलग-अलग दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन से काम करने लगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता और मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती। बहुत इन्वेस्टिगेटिव, बहुत सीक्रेटिव चीज़ है। लेकिन हम बल्क में लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं, इसीलिए इतना नंबर है। जैसे फैक्ट्री से इतने लोगों को निकाल लिया, स्पास से इतने लोगों को निकाल लिया। मैंने एक टाइम में रेड मैंने क्या बोलते हैं, उसमें करती थी मैं, क्या बोलते हैं, जो फैक्ट्री में आप क्रैकर्स बनाते हैं, हम दिवाली में इतने पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे फैक्ट्रीज में रेस्क्यू में रेड मारा हमने, बिंदी फैक्ट्री में रेड मारा हमने, जो क्या बोलते हैं वो अलग-अलग तरह का, जैसे चूड़ी की फैक्ट्री में रेड मारा। फिर राजस्थान में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे डायमंड बनाया जाता है। उन फैक्ट्री में बच्चों के नाखून नहीं होते हैं, मैं तो कभी डायमंड्स पहनती नहीं हूँ। तो इस चक्कर में कि वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पे भी बल्क में। फिर जिस इंडस्ट्री में, जैसे देखो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, तुमने सुना होगा फास्ट फैशन, जो कपड़े पहनते हैं बहुत जल्दी उनका रंग उतर जाता है, कपड़े नष्ट हो जाते हैं, उन इंडस्ट्री में बच्चों को रखा जाता है। तो वहाँ पे बल्क में रेड मारा, बच्चे वहाँ पे क्या बोलते हैं कलर के साथ कपड़ों का रंग करते हैं। तो उसमें बच्चों की तो वो तो बल्क में होता है, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है, देखो, रिकॉर्डेड डेटा कहीं नहीं है क्योंकि बहुत रेस्क्यूज़ किए हैं। इतने रेस्क्यूज़ किए मुझे तो याद ही नहीं है, कितने रेस्क्यूज़ किए हैं। 11 साल में कितना रेप किया है, कितना, इन बहुत सारे केसेज़ में सबसे दुःख की बात ये है कि इतना रेस्क्यूज़ किया है, फिर भी 5 से 6 कन्विक्शन हुए हैं। 5 से 6 केसेज़ में लोगों को सज़ा मिला है, बाकी तो किसी को सज़ा मिला ही नहीं। सबसे बड़ी दुःख की बात तो ये है, रेस्क्यू करके क्या? लोग बोलते हैं आपने इतने रेस्क्यू किया है, पर रेस्क्यू किया है, न्याय कितने लोगों को मिला है? न्याय तो मिला नहीं है। तो आप इतने रेस्क्यू करोगे उसके बाद क्या? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ये लोग तस्करी इनकी होती क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है। मतलब हम अगर बोलेंगे कि इनकी तस्करी क्यों होती है, तो हम भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है ना। हमने फ़ेल किया ना इनको। ये गरीब क्यों गए? क्योंकि हम इनको वो व्यवस्था दे नहीं पाए कि ये आके जाके आगे आ पाए। तो यही बहुत बड़ा कारण है कि इनकी इतने लेवल में रेस्क्यू होती है। अभी भी आप बंगाल चले जाओ, आपको गाँव-गाँव मिलेगा जहाँ पे लड़कियाँ गायब हैं। गाँव-गाँव। सोचो 2023 है, अभी भी 2000 पता नहीं कितने अरबों सालों से हो रहा है। लड़की गई स्कूल में नहीं आ रही। मेरी एक सर्वाइवर है, वो मुझे बोलते हैं, "दीदी मैं 10th का एग्ज़ाम है, इतनी गर्मी लग रही थी, मैं बाहर गई, हवा खाने, किसी ने चुन्नी फेंका, बेहोश हो गई, आँख खोली, देखा जीबी रोड में हूँ।" एक और लड़की है, वो मुझे बोलती है कि वो बैंक से पैसा निकालने गई। रास्ते में उसको एक लड़का मिल गया, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों ने चाय पिया, असम की लड़की है, और फिर देखती है अपने आप को हरियाणा में। मतलब इस तरह का सिचुएशन है, मतलब। और हर बंदा, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था, द मिस्टीरियस राजू इन दिल्लीज़ रेड लाइट एरिया, हर ट्रैफिकर अपने आप को राजू बोलता है। तुमको कौन लाया राजू? तुमको कौन लाया राजू? ऐसे 50 लड़कियों ने बोला उनको राजू ने लाया। तो आप ऐसे कितने लोग, ऐसे अननोन राजू को आप कहाँ ढूँढोगे? और सबसे बड़ी बात, ये लड़कियाँ किसी की पोर्ट्रेट भी नहीं बनवा सकती। जैसे बोला ना, आप लड़के से मिले, लड़के के साथ आए, आप बताओ, उसका छवि बताओ, नहीं बता सकती। वो बता ही नहीं सकती वो लड़का कैसा दिखता है। मैम कुछ आप अपने बारे में बताएँ, आपने तो इतने सारे काम करे, वो तो देखो, पता है। पहली बात है, जब मैंने पहले शुरू किया तो लोगों को तो पता नहीं था मैं करती हाँ, थी। आस-पास के लोग बहुत गाली देते थे, लिटरली। लोग मेरे मम्मी को पूछते थे कि क्या कर रही है आपकी बेटी? कोठे में जाती है, करती है। मम्मी बोलती है मैं अगर उसको मना करूँगी वो थोड़ी ना रुकेगी। फिर धीरे-धीरे सब हो गया, मतलब है बहुत डिफ़िकल्टी है। देखो, अभी मैं जनवरी 7 को निकली थी, घर में मार्च में गई, मार्च 16 में गई। फिर 2 दिन रुकी, फिर मैं दिल्ली आ गई 7 दिन के लिए, फिर मैं 1 महीना रुकी, अभी मैं डेढ़ महीना नहीं रुकूँगी। लोगों को लगता था यार इसकी शादी कैसे होगी? इससे शादी कौन करेगा? बट मैनेज करना पता है, मेरे हस्बैंड है, वो मैनेज करते हैं, लेकिन ये है बहुत पर्सनल लाइफ़, बहुत सैक्रिफाइस है। मतलब लोगों को लगता होगा इतने न्यूज़ में आती होगी, इतना क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर में आती होगी, इतना वो करती है, बट फ्रैंकली बताऊँ, इन सब से आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। क्योंकि पता है क्या? आप लोग आपके काम को जानते हैं, आप फेमस हो रहे हो, लेकिन काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फंड्स। अब इन लड़कियों के लिए आप कैसे मदद करोगे? अब आप जितना फेमस हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद थोड़ा अलग है। मेरा मकसद लड़कियों को रेस्क्यू करना सिर्फ नहीं है, मेरा मकसद है कि आज जैसे मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, कल एक मेरी लड़की जिसको मैंने निकाला है वो आपके साथ बात करे। क्योंकि तभी तो कुछ सुधार आएगा ना समाज में। और मैं कभी नहीं बोलती कि मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं उनको असिस्ट करती हूँ। अब एक बात बताइए, वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई है, वो उसकी गलती है? अब मैं तो कितनी प्रिविलेज्ड हूँ। हम लोगों को अगले खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप इन लड़कियों के गाँव में जाएँगे ना, तब आप इनको गाली नहीं दोगे। अभी आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ। मैंने मेरठ में जब एक लड़की को रेस्क्यू किया, तो मैंने कोठे कोठे मालकिन जो है, मैंने उनको बोला, "यार तुम क्यों इसको धंधा कराती हो?" बोले, "नहीं मैडम, ये तो लीगल है।" मैंने बोला, "नहीं लीगल नहीं है, तुमने इसको धंधा क्यों कराया?" फिर बोलती है, "उसकी बेटी वेलम्स में पढ़ती है।"
बेटा वेलम्स में पढ़ता है, वेलम्स जहाँ पे ये करीना कपूर ये लोग पढ़े हैं, देहरादून में। बेटी पढ़ती है सोफिया में, लखनऊ में। मैंने बोला तुम ये सब क्यों करती हो? उसने बोला दीदी मैं आपको अपनी कहानी बताऊँगी, आप रोओगी। मैंने बोला क्या कहानी? बोलते दीदी मेरी 14 साल उम्र थी जब मेरे को नेपाल में काठमांडू में गाँव गाँव में एक आदमी से प्यार हुआ। वो आदमी मुझे दिल्ली ले आया। कश्मीरी बेट में मेरे को छोड़ दिया, मैं 9 महीना प्रेग्नेंट। ऐसा सिचुएशन कि मेरा बच्चा हो जाएगा। मैं खड़ी हूँ, कोई नहीं है मदद करने के लिए। एक आदमी आता है बोलता है हाँ, तुम्हारा बच्चा पैदा करवा दूँगा, तुमको एक काम करना पड़ेगा। मैं रेडी हो गई क्योंकि बच्चा हो जाएगा। उसने मेरा बच्चा पैदा करा दिया, फिर मेरे को जीपी रोड में डाल दिया, धंधा पे लगा दिया। अब तुम ये सोचो, हम बोल रहे हैं वो कोठे मालकिन है, उसने गलत किया है। लेकिन ये भी तो सोचो, मैं उसके काम को किसी भी तरह सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे हो उसके साथ भी तो कितना गलत हुआ यार। अब एक लड़का है जो ट्रैफिकर है, उससे मेरी बात हुई, वो मुझे पता है क्या बोलता है? दीदी मेरे घर में मेरा बाप हर दिन मेरे माँ को रेप करता था। मैंने तो छोटे से लेके बड़े तक सिर्फ हिंसा देखा है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जो भी क्राइम करता है। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि वो किस माहौल में बड़े हुए हैं, किस कंडीशन में बड़े हुए हैं, वो किस टाइप के लोगों से बात किया है, उनके आसपास कौन थे, ये सब बहुत मैटर करता है। देखो अगर आप ट्रैफिकिंग में चले जाओ ना, आपको हर पहलू देखना पड़ेगा, एक पहलू नहीं देख सकते। अब हम रेड मारते हैं, रेड मार के हम मैडम को उठाते हैं। कितनी बार हम कोठे मालिक को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, पता ही नहीं चलता कोठे मालिक कौन है, कैसे पकड़ोगे आप? तो मैम मतलब इस काम में लोग सपोर्ट करते हैं कि मतलब कि ऐसी कि मतलब क्या काम कर रहे हो यार, क्या फ़ायदा है इसमें? नहीं देखो सपोर्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने से तो नहीं होगा। हाँ। सपोर्ट करने के बाद उसका कुछ पहलू भी तो निकलना पड़ेगा। सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लोग शेयर करते हैं। देखो मैंने तो एक नया फंडा निकाला है। दिन में 5 लोगों से मैं बात करती हूँ, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, 5 से 10 लोगों से बात करती हूँ, उनको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। 11 सालों में 10,000 लोगों को रेस्क्यू ऑन रिकॉर्ड लोग बोलते हैं किया है। हुँ, और 2.5 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को रीच आउट किया है प्रिवेंशन से। हुँ, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिया है, समाज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को, मतलब जो झुग्गियों में रहते हैं उनको, रेलवे स्टेशंस में लोग, ऐसे हर तरह के लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो सोचिए ना, रेस्क्यू से ज़्यादा 11 सालों में जो आपने किया है और वो 2 सालों में उससे 10 गुना ज़्यादा किया है। तो प्रिवेंशन में मेन फोकस है मेरा, क्योंकि देखो ट्रैफिकिंग हो जाएगी, रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। नेटवर्क होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन होना पड़ेगा, डिटेल पता होनी पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन आती है तो पहले तो पता करना पड़ेगा उस ये लड़की ने लास्ट किससे बात किया है। टावर लोकेशन देखना पड़ेगा, एरिया को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर रेट डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप पहले से ही अगर लोगों को सतर्क कर दो, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस अभी प्रिवेंशन पे है, क्योंकि रेस्क्यू करके मोस्टली उनको घर भेजा जाता है, उनको कोई कमाई का ज़रिया नहीं दिया जाता है, उनको कोई काउंसलिंग नहीं किया जाता है, तो इससे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कल की बात ही बताऊँ, परसों एक केस में गई थी, केस के डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती। केस में गई थी, चलो वो केस चल रहा है 9-10 साल से। आते ही घर में पता चला उस लड़की ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसका पति उसको मारता-पीटता था। अब मेरे लिए क्या है बताओ? मैंने 13 में उसको रेस्क्यू किया। मैंने सोचा यार लड़की को जीबी रोड से रेस्क्यू किया, मैंने सोचा लड़की अच्छा रहेगी। उसके माँ-बाप ने उसकी शादी करा दी, सुना उसके पति ने उसको इतना पीटा, उसने सुसाइड कर लिया बताओ। तो कहीं न कहीं जो ये काम कर रहे हैं उसका कुछ निकल नहीं रहा है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए लड़कियों को आर्थिक रूप से डिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरों पे डिपेंडेंस नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट करना। तो मैम एक छोटा-सा मैसेज देके आप खत्म कर दो इस चीज़ को। और एक तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बुलाया, और ये लोग नए पॉडकास्ट शुरू किए इन्होंने, आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोगों के पास, बहुत लोग सोचते नहीं है ऐसे पॉडकास्ट शुरू करने का, और इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब, हम ना समाज में ना हम सब ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। हमें सिर्फ़ अपनी पड़ी हुई है और किसी की नहीं पड़ी हुई है। जब तक हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं होती है, हम कुछ देखते नहीं है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता लगता कि कल इसके घर में, आज मेरे घर में भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सोचिए। जो लोगों के पास बच्चे हैं, ये मत सोचिए कि बच्चे पैदा कर दिए, ज़िम्मेदारी खत्म है। मेरे पास पिछले 2 सालों में हज़ारों केस आ चुके हैं, जहाँ पे बच्चों की तस्करी इसलिए हो रही है क्योंकि माँ-बाप उनको आईपैड दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। उनके पीछे उनको स्टॉक करते हैं, उनसे दोस्ती नहीं है। तो मेरा कहना वही है कि आप थोड़ा अपने आस-पास देखिए और ये सोचिए, मैं ये नहीं बोलती कि सब मेरे तरह एक्टिविस्ट बन जाओ। नहीं, आप जो कर रहे हो, जैसे अगर आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, करो। किसी को अगर बैंक में काम करनी है, करो। जो भी करना है करो,
बट अपने तरफ से जितना हो सके चीज़ों के बारे में जानकारी रखो और लोगों को बोलो। सब लोग बोलते हैं मैडम आपकी मदद कैसे करूँ? फंडिंग, फंडिंग एक चीज़ है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपको पैसा देके मदद कर सकते हैं। पैसा एक चीज़ है, लेकिन मदद तो मदद होता है ना, छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप मेरा मैसेज भी शेयर करें, आपने अपने घर में अगर किसी को काम पे रखते हो ना, तो थोड़ा पता करो कि इसकी उम्र क्या है, कहाँ से आ रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ देखे हैं जिन्होंने पता नहीं किया कि उनके घर में काम वाली कहाँ से आती है, जेल में है अभी। हुँ। तो देखिए कानून ना जानना एक्सक्यूज़ नहीं है। थोड़ा सतर्क रहिए, आस-पास देखिए क्या होता है और थोड़ा ये भी सोचिए कि कल इसके साथ हुआ है, आज मेरे साथ भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, तो मैं आप सबसे वही बोलूँगी, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिटेल्स ये लोग शेयर कर देंगे, आप जुड़िए और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस पॉडकास्ट के बारे में शेयर कीजिए और इनके आगे भी पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो उसके बारे में भी शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू सो मच।